हाँ जी, सो हम लोग कहाँ पे थे? हाँ, अब देखो ये कार्बन sp3 सेंटर होना चाहिए ये वाला, और उसके एडजेसेंट में कोई भी ऐसा कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफ़र हो सकता है भैया इस sp3 कार्बन से जुड़े सिस्टम में। तो ऐसे टाइप के अनायन को हम लोग बोलते हैं डीलोकलाइज अनायन, ठीक है ना। पहला कंडीशन है कार्बन sp3 होना चाहिए, उस पर अनायन होना चाहिए, और उसके एडजेसेंट में तुम्हारा कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए, मतलब पाई बॉन्डेड सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होना जहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में आ सके। लेकिन जब डीलोकलाइज की बात करोगे तो डीलोकलाइज में क्या होगा, जैसे यहाँ पर डीलोकलाइज की बात कर रहे थे अभी तक। डीलोकलाइज में एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका मान के चलो, एक ऐसा सिस्टम है। अब देखो ये वाला सेंटर कैसे कार्बन sp3 सेंटर है, उसके एडजेसेंट वाला सेंटर कैसा है, कॉन्जुगेटेड है, मतलब पाई बॉन्डेड है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर होगा और ये यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया भैया, कुछ इस प्रकार से आ गया यहाँ पे, ठीक है। सो ये कॉन्जुगेशन में, मतलब ये जो अनायन है ये तुम्हारे कैसे डीलोकलाइज अनायन, और डीलोकलाइज अनायन में जो नेगेटिव चार्ज आता है ना, हमेशा sp3 कार्बन सेंटर पे आएगा, हमेशा याद रखना, ठीक है। बट जब लोकलाइज की बात करोगे तो लोकलाइज में क्या हो जाएगा, लोकलाइज में यही जो अनायन है, यही जो अनायन है आपका, वो तुम्हारा sp3 सेंटर्ड पे, sp2 सेंटर्ड पे होगा, sp2 कार्बन सेंटर्ड पे होगा। अब इससे क्या होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये डीलोकलाइजेशन में नहीं जा सकता, मतलब कॉन्जुगेशन में नहीं जा सकता है, ठीक है ना। ये किस में नहीं जाता, कॉन्जुगेशन में नहीं जा सकता है। यहाँ पे कार्बन या तो sp3 होगा या तो कार्बन sp होगा, तो इस केस में कॉन्जुगेशन में नहीं जा पाएगा, और ऐसे अनायन को हम लोग बोलते हैं लोकलाइज अनायन। क्या बोलते हैं, लोकलाइज अनायंस, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल की बात करते हैं, इसमें एग्जांपल अगर देखते हैं तो इसमें एग्जांपल सेम स्पेसिस लेते हैं ये वाला। अब ये कॉन्जुगेशन में कहीं पे भी नहीं जा सकता, ना इस साइड जा सकता है, ना इस साइड जा सकता है, और ना ही इस साइड जा सकता है, कहीं पे भी नहीं जा सकता। तो ऐसे अनायन को हम बोलते हैं लोकलाइज अनायन। तो इसीलिए हमको रेजोनेंस जब भी देखते तो रेजोनेंस इफेक्ट उसी में से होगा जब अनायन तुम्हारा क्या होगा भैया, डीलोकलाइज होगा। अनायन क्या होगा तुम्हारा, डीलोकलाइज होगा, ठीक है ना। जैसे मैं बहुत सारे मैं एग्जांपल्स लेता हूँ आपके सामने, आप लोग बताना, ठीक है। डिटरमाइन, फाइंड आउट द नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड अनायन, ठीक है। क्वेश्चन है तो सबसे पहला सेंटर लिखता हूँ मैं, ये पर CH2 हो गया नेगेटिव चार्ज, ये हो गया A तुम्हारा, ठीक है। B लिखता हूँ यहाँ पे, B हो गया, C लिखता हूँ यहाँ पे, C, ठीक है। D लिखता हूँ आपका, ठीक है। ये D हो गया, E हो गया, ये हो गया भैया F, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करा दूंगा, ठीक है। अब लेक्चर अटेंड करते रहो, ऑर्गेनिक आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। जी हो गया, जो पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ते हुए चले जाओ, वो समझते हुए चले जाओ। मेन चीज़ है समझना, नहीं समझोगे तो क्या। उसके बाद एक और मोटी ले लेता हूँ, बस इतने एग्जाम्पल काफ़ी है, ठीक है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे जो ये जो पहली बात कार्बन सेंटर तुम्हारा sp3 है, नेगेटिव चार्ज है, अनायन है sp3 सेंटर पे, और उसके एडजेसेंट वाला जो कार्बन हो वो एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा भैया, डीलोकलाइज हो जाएगा। ये क्या होगा, डीलोकलाइज अनायन। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, ये ऑक्सीजन की बात करोगे तो ये sp3 है भैया, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी जाओगे तो ये डीलोकलाइज है। यहाँ पे भी बात करोगे तो यहाँ पे भी अंदर इलेक्ट्रॉन आ सकता है भैया, ये भी डीलोकलाइज है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। अब ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम यहाँ से इधर जाएगा, ये यहाँ से बाहर आ जाएगा, मतलब ये भी कॉन्जुगेशन है, तो ये भी क्या है तुम्हारा डीलोकलाइज अनायन है।
यहाँ पे भी देखो तो ये भी तुम्हारा डीलोकलाइज, यहाँ पे दो जगह से डीलोकलाइजेशन है, इधर से हो सकता है और इस डायरेक्शन से हो सकता है। अब एफ वाले की बात करो तो एफ वाले पे CsP2 सेंटर्ड पे अनायन है, तो CsP3 सेंटर पे जब अनायन होगा तो ये क्या हो जाएगा, लोकलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोकलाइज अनायन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये भी कैसे होगा, डीलोकलाइज हो जाएगा, बिकॉज यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसकी बात करो तो यहाँ पे दो जगह से डीलोकलाइजेशन है शुक्र का, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, तो ये भी डीलोकलाइज है। ठीक है, यहाँ पे बात करूँ तो ये इधर आया, ये यहाँ पे इसको नेगेटिव, तो ये भी तुम्हारा डीलोकलाइज है। सिमिलरली यहाँ पे भी ये इधर आ गया और ये इस ऑक्सीजन पर ट्रांसफर होगा, ये भी क्या होगा, डीलोकलाइज हो गया। तो डीलोकलाइज के ये कुछ तरीके, इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो कि अनायन जो आपको गिवन है वो लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज है, और हमेशा रेजोनेंस होगा वो डीलोकलाइज अनायन में ही होगा, हमेशा याद रखना। ठीक है ना, किसमें होगा, डीलोकलाइज। एक अच्छे क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोग बताओ। ठीक है, चलो देखो ध्यान से, ये नेगेटिव है, ऑक्सीजन लगाए, ये हो गया सिस्टम। सिमिलरली Na Ra 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 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये और भी। अब बताओ यहाँ भी ये लोकलाइज है डीलोकलाइज है, तो आप बोलिए सर sp3 कार्बन सेंटर्ड है, यस। ऑक्सीजन भाई ऑक्टेट इनकम्प्लीट दिख रहा है यहाँ पे देखो। ठीक है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है भाई, तो गरीब सेंटर हो रहा है भाई, ऐसा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का यहाँ से ट्रांसफर हो सकता है, आंसर इज नो, आंसर इज नो। ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा लोकलाइज, क्या हो जाएगा भैया, लोकलाइज हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे देखोगे आप नाइट्रोजन है। ठीक है, अब बोलेगे यहाँ से भी भैया यहाँ पे ट्रांसफर हो सकता है इलेक्ट्रॉन, नो, यहाँ पे ये भी तुम्हारा हो जाएगा लोकलाइज, नहीं हो सकता। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं आपका, SiMe3, Me3 मतलब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये कुछ अच्छे क्वेश्चन से आपको पता होना चाहिए। ये सिलिकॉन है, यहाँ पे CH3 लगाए, CH3 लगाए, CH3 लगाए। अब बताओ इसमें ये लोकलाइज या डीलोकलाइज अनायन, बताओ ये अनायन जो है वो लोकलाइज या डीलोकलाइज, तो आंसर है भैया डीलोकलाइज है। क्यों, तो जो सिलिकॉन होता है ना, सिलिकॉन के पास होते हैं MT d ऑर्बिटल, जगह होना चाहिए भाई इसके पास, तो इसका जो MT d ऑर्बिटल, तो ये जो पाइप, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे इसके MT d ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे लोकल इस इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, कॉन्जुगेशन हो सकता है। ठीक है ना, अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग इसी के बेसिस पे, जैसे यहाँ पे तुम लोगों ने इसका देखा तो यहाँ पे नहीं होता, बताओ इसका, ये सेकंड मेंबर है ऑक्सीजन फैमिली का, सल्फर, यहाँ पे होगा तो यस। इसके पास भी क्या होते हैं भैया, वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं और एम्प्टी डी ऑर्बिटल होते हैं भैया, इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स दिया है, तो जिससे क्या होता है यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, तो ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा डीलोकलाइज अनायन हो गया। क्या हो गया तुम्हारा, डीलोकलाइज अनायन हो गया। तो ये सारे कुछ केसेस हो गए। ठीक है, हाँ जी। अब देखो रेजोनेंस में ना एक आप लोग हमेशा याद रखना, ठीक है, एक मैं एक्सेप्शन बता रहा हूँ, उसको एक्सेप्शन मान के चलो। ठीक है, जब भी बेंजीन रिंग पे आपका, आगे हम लोग बात करेंगे, तो जो बेंजीन रिंग पे तुम्हारा एक्स ग्रुप अटैच्ड होगा, एक्स ग्रुप तुम्हारा क्या हो सकता है, ये हेलोजन होगा, एक्स इज योर हेलोजन। कौन कौन से हो सकते हैं, फ्लोरो हो सकता है, क्लोरो हो सकता है, ब्रोमो हो सकता है और आयोडो हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इसको देखोगे, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करोगे ना, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो यहाँ से जनरली क्या होगा, देखो मैं बता देता हूँ आपको, जब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करोगे इस, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे शिफ्ट होते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, ये है दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कुछ इस प्रकार बनता है भैया। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा, ये बी है। ठीक है, फिर ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे। ठीक है, और ये वाले इलेक्ट्रॉन किधर आ गए,
ये वाले इलेक्ट्रॉन, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन किधर आ गए भैया, बाहर आ गए। डी फ्री आया, ये ऊपर आया, अगेन कैसा आ गया भैया, पहले से आ गया, देखो ई। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे ना तो ये जो एक्स ग्रुप है, एक्स ग्रुप से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, सिस्टम में जा रहा है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में जा रहा है। देखो ध्यान से, है ना, एक्स ग्रुप से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में जा रहा है। मतलब एक फंक्शन ग्रुप से इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जा रहा है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में जा रहा है। सो यहाँ पे आप लोग बोलोगे सर एक्स ग्रुप जो है वो प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, है ना। बट ये मान के चलना, जितने भी एक्स ग्रुप है ये दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज, इलेक्ट्रोनेगेटिव, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज, जिसके कारण जिसका माइनस आई इफेक्ट है ना वो ज़्यादा डोमिनेटिंग एज कम्पेयर टू योर प्लस आर इफेक्ट। ये तो दिखाना ये चाहिए, लेकिन इसका डोमिनेशन लेवल सबसे ज़्यादा कौन डोमिनेट करेगा, माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट करेगा ओवर योर प्लस आर। वाई, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस एक्स और हेलोजन ग्रुप। सो ये आप लोग ध्यान में रखना है आपको, ठीक है ना, बिकॉज यहाँ पे से आपके थोड़े कंसेप्ट उल्टे चलते हैं, ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखो आप लोग, ठीक है। हाँ जी। अभी यहाँ पे हम लोग को तो भाई बहुत सारा कहानी हो गया है, ठीक है। सो अब कुछ और चीज़ें, जैसे हम लोग थोड़ा कुछ अदर थिंग्स के बारे में बात करते हैं। जैसे हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई पीरियडिंग के बारे में, ठीक है ना, तो पीरियडिंग क्या दिखा सकता है, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, इज देयर एनी पॉसिबिलिटीज़ कि पीरियडिंग कॉन्जुगेशन दिखा सकें, ठीक है। तो अब देखते हैं, पीरियडिंग की बात करते हैं, पीरियडिंग कैसा होता है। तो पीरियडिंग की बात करेंगे अपन, ठीक है। अभी दिखता कैसे है बताता हूँ आपको। इसके पास ये ऑर्बिटल है, 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 इसके पास भी एक ऑर्बिटल है, और इस नाइट्रोजन के पास भी ऑर्बिटल है, और यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है। देखो इस प्रकार से दिख रहा है, और यहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रही है, ये कॉन्जुगेशन सिस्टम टाइप दिख रहा है अपने को, बट है नहीं, यहाँ याद रखना, देखो कॉन्जुगेशन सिस्टम टाइप है। अब देखो अगर इसकी बात करेंगे, इस लोन पेयर की बात, तो ये डी लोकलाइज हो सकता है क्या, मतलब कॉन्जुगेशन पार्टिसिपेट कर सकता है क्या, तो आंसर इज नो, नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन। इस तरीके के लोन पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड लोन पेयर, क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड लोन पेयर, ठीक है। इसे जब भी हम लोग पीरियडिंग का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, तो उसमें इसका हम लोग कॉन्जुगेशन में नहीं लेके आते, ये हमारी कॉन्जुगेशन में नहीं आता, ठीक है। तो आप लोग आगे देखोगे आप, ठीक है। हाँ जी, तो ये तो हो गया तुम्हारा बेसिक ओवरव्यू ऑफ योर रेजोनेंस, ठीक है। सो अभी हम कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं, जिससे हमको पता चलेगा कि भैया, जैसे हम लोगों ने सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे कवर किया है कि रेजोनेंस से होता क्या है। तो रेजोनेंस से सबसे मेन चीज़ होता है कि सिस्टम में ना इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है और ज़्यादा होती है, ठीक है ना, मतलब सिस्टम में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी और ज़्यादा होगी। अब ये क्यों पढ़ रहे, देखो जिस सिस्टम में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो सिस्टम न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, मतलब एक अमीर सेंटर की तरह एक्ट करेगा, और किसी गरीब पे जाके वो अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये जानने के लिए कि भैया कौन सा सिस्टम अमीर है, कौन सा सिस्टम गरीब है, इसलिए हम लोग ये सारे इफेक्ट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो, तो अगर हम दोस्तों एक सबसे पहला जो हम लोग केमिस्ट्री में अगर देखते हैं, सबसे टॉप मोस्ट और सबसे अच्छे मॉलिक्यूल्स में सब आता है, ठीक है, उसको बोलते हैं फिनॉल। क्या बोलते हैं, फिनॉल। तो और थोड़ा फिनॉल के बारे में बात करते हैं। पहला फिनॉल दिखता कैसे, उसका चेहरा कैसा होता है, बेंजीन रिंग होता है, इस बेंजीन रिंग में ओ OH जुड़ा होता है भैया एक जगह पे। तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, पता है आपको, ठीक है। अब ये लोन पेयर अंदर जाएगा, यहाँ के इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, ये स्ट्रक्चर हो गया, ये कॉन्जुगेशन में जाएगा भैया, आप देखो नेगेटिव चार्ज सेक्शन नंबर बी, ये इलेक्ट्रॉन अंदर आए, यहाँ का जो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है बाहर आ गया, ठीक है।
तो बोलते स्ट्रक्चर नंबर सी। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, इसके पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर पे आ जाएगी, सॉरी कार्बन सेंटर पे आएंगे। ये हो गया स्ट्रक्चर नंबर डी। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे भैया। इससे कैसे बन गया तुम्हारा जो पहला मॉलिक्यूल था सेम एज इट इज बन गया, ठीक है, OH ई, ठीक है। अब देखोगे जब इस फिनोल का हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करेंगे ना, क्या ड्रॉ करेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड, तो कैसा होगा, ये जो फिनोल है ये सिस्टम हो गया और यहाँ पे OH है। सो यहाँ पे OH से इलेक्ट्रॉन क्या किधर जा रही है, सिस्टम की तरफ जा रही है, और सिस्टम में कैसा भैया, सिस्टम में सर्कुलेट हो रहा है नेगेटिव चार्ज। तो ओवरऑल जो ये जो बेंजीन रिंग है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। वाई, बिकॉज ऑफ दिस OH। तो ये OH क्या दिखाएगा तुम्हारा, प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, क्या दिखाएगा, प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है, क्या शो कर रहा है, प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक। अब ये स्ट्रक्चर बनाने का पर्पस क्या था, पहला चीज हमको ये पता था कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो अगर अभी कोई यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आया तो अब इलेक्ट्रोफाइल पे कहाँ से अटैक होगा, इस ऑक्सीजन सेंटर से नहीं होगा, अब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इस बेंजिंग रिंग से होगा, ठीक है। देखो इलेक्ट्रोफाइल तुम्हारा गरीब होता है, क्या होता है, ये गरीब सेंटर्ड होता है, ठीक है। और अब ये जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जब बढ़ गई उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, मतलब अमीर सेंटर, क्या बोलते हैं इसको, ये अमीर सेंटर। और अमीरी गरीब को पैसा देता भाई, मतलब अमीरी इलेक्ट्रॉन देगा किसको, गरीब को। सो अब रिएक्ट कौन करेगा, अभी बेंजिंग राइज करेगा। अब क्वेश्चन यह राइज होता है कि बेंजिंग रिंग में कौन सा जो पोजीशन है वो इस गरीब सेंटर पे अटैक करेगा। तो उसके लिए हमको ये जो 1 2 3 4 5 जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया ना, इसका हमको रेजोनेटिंग हाइब्रिड ड्रॉ करना पड़ेगा, जो कि कुछ इस प्रकार दिखता है, ठीक है। और यहाँ पे जब नेगेटिव चार्ज देखोगे तो नेगेटिव किधर पे आ रहा है, ये जो बेंजीन का ये वाला पोजीशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरा, इसको बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं मेटा, ठीक है। तो देखो अब किस किस पोजीशन पे, ये भी तुम्हारा हो गया ऑर्थो और ये तुम्हारा हो गया मेटा और ये भी हो गया तो पैरा। कहाँ कहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है पूरे ये पांचों रेजोनेटिंग हाइब्रिड इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। एक ऑर्थो पे आ रहा है डेल्टा नेगेटिव, फिर किधर पे आ रहा है डायरेक्ट, फिर पैरा पे डेल्टा नेगेटिव आ रहा है, फिर किधर पे आ रहा है भैया, फिर सीधा ऑर्थो पे आ रहा है। मतलब यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पे क्या आ रहा है, डेल्टा नेगेटिव आ रहा है। मतलब ये जो ऑर्थो और पैरा है वो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है। सो अगर इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आता है, मतलब कोई भी गरीब आता है यहाँ पे, तो अटैक या तो ऑर्थो से होगा या तो पैरा से होगा, ठीक है। और मेटा क्या होगा, मेटा भैया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, तो मेटा से अटैक होगा क्या इस पे, गरीब पे, नो, मेटा से कभी भी अटैक नहीं होने वाला। ये चीज़ जानने के लिए हमको रेजोनेंस के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा सिस्टम अमीर है कौन सा सिस्टम गरीब है भाई, जिससे हम लोग पता कर सके। अगर हमको ये पता चल कि सिस्टम में कौन अमीर है तो हमको गरीब पता चल जाएगा, और गरीब पता चलेगा तो हम लोग इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके हमें प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मेशन ईजिली कर सकते हैं। और केमिस्ट्री में ये होता है, अगर केमिस्ट्री में आपको एक लाइन में आपको केमिस्ट्री को डिफाइन करना है तो केमिस्ट्री में सिंपल चीज़, हम लोग जो भी था ताम झाम पढ़ते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग, वो है बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग। सेम टाइम पे बॉन्ड फॉर्म होता है और उस टाइम पे बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है। अब बॉन्ड किसके साथ बनेगा और किसके साथ ब्रेक होगा, किससे ब्रेक होगा किसके साथ बनेगा, ये किस पर डिपेंड करता है कि कौन अमीर है कौन गरीब है, और किसको इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, कौन इलेक्ट्रॉन देके अपना ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा। ये सब के लिए हम लोग ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ते हैं। और इसीलिए जीओसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आधार कहा गया, बेस कहा गया। अगर आपका जीओसी अच्छा नहीं है, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप अमीर और गरीब को पहचान ही नहीं पाओगे। और जब अमीर और गरीब को नहीं पहचान पाओगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि भैया कौन किसको दान करे, ठीक है ना। हाँ जी, जैसे मार्केट में चलते हो ना, तो मार्केट में क्या होता है, कुछ कुछ रहते हैं भैया एकदम 20-30 हज़ार की नौकरी होती है उनके पास, और मतलब बन के घूमते हैं, ऐसा लगता है 2-3 करोड़ के मालिक है, ठीक है। बैंक अकाउंट में 50-60 हज़ार भी नहीं रहता उनके पास, ठीक है। लेकिन सिमिलरली कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे गुज्जू लोग होते हैं ना, गुज्जू लोग ऐसे होते हैं भैया 2-3 करोड़ की उनकी कंपनी हो, उनके पास बैंक में रहते हैं, बट स्टिल लोग एक 100 रुपये वाला स्लीपर पहन के चलेंगे, नॉर्मल सा शर्ट पहन के चलेंगे वाइट कलर का बस, और नॉर्मल सा पैंट, हाथ में एक सोनाटा की या सिटीजन की घड़ी होगी नॉर्मल सी 500 600 700 वाली, ठीक है, और उनके पास रहता है।
तो भैया जब तक आप उनके बारे में अच्छे से जानोगे नहीं, तब तक ये नहीं बता सकते कि कौन दान करेगा, कौन अमीर है, कौन गरीब है, नहीं जान सकते हो। ठीक है, आप देख के नहीं बता सकते हो। ठीक है, तो आपको उनके बिहेवियर के बारे में जानना पड़ेगा। इसलिए आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स आने चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स नहीं आता, आपको ऑर्गेनिक कभी समझ में नहीं आने वाले। ठीक है, तो ये तो हम लोग को पता चल गया भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ रहा है, कहाँ कम हो गया। अभी आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। चलो टेल मी क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग। ठीक है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता भाई ऑर्गेनिक पढ़ने का, हमेशा याद रखना। ऑर्गेनिक पढ़ने का देयर इज नो शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट नहीं है यहाँ पे। बिकॉज शॉर्टकट में जाओगे कुछ चीज़ समझ में आएगी, जब क्वेश्चन घुमा दिया ना, पता नहीं चलेगा कहाँ से निकल गया भाई, समझे। तो भैया शॉर्टकट में ढूंढना ऑर्गेनिक में, कभी भी याद रखना। सी, अब ये तो ए बी सी, अब बताओ तीनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा किधर होगा। तो देखो एच की बात करें तो एच कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाता। CH3 है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है भाई, तो आपको पता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो, बाजू में CH3 हो, तो वहाँ पे क्या हो सकता है भैया, नो बॉन्ड रेजोनेंस होता है, और उसी को बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। और CH3 कौन सा इफेक्ट दिखाता है, प्लस H इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस H दिखा रहा है। ठीक है, H, और यहाँ पे ऑक्सीजन अभी देख क्या रहा है भैया, प्लस R दिखाएगा, ये क्या दिखाएगा, प्लस R और प्लस M। ठीक है, और ये तो नो इफेक्ट है, ये तो कोई इफेक्ट नहीं दिखा रहा है, हाइड्रोजन कोई इफेक्ट नहीं दिखाता, नो इफेक्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर सबसे ज़्यादा होगा भैया, याद रखना सबसे ज़्यादा रेजोनेंस में होता है, देन तुम्हारा हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद आप जाओगे इंडक्टिव में। ठीक है, हमेशा पहला प्रायोरिटी दोगे रेजोनेंस में। तो भैया रेजोनेंस सबसे फास्ट यहाँ पे एक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फास्ट इंक्रीज होगा। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सी में होगा, देन यू तुम्हारा बी में होगा, और सबसे लास्ट में तुम्हारा ए में होगा, बिकॉज ए में कोई इफेक्ट ही नहीं है। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखना है आपको। ठीक है ना, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करने होते हैं। ठीक है जी, अब इसी के साथ एक और मैं अगर कंपाउंड जोड़ दूँ, डी मान लो, वन मोर कंपाउंड डी ले लो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनिलीन ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, एनिलीन। सो बताओ अब क्या कंपेरिजन हो जाएगा भैया। तो एनिलीन क्या होता है ना, एनिलीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और एनिलीन क्या है, एनिलीन का जो नाइट्रोजन सेंटर है, इसके बाद मोर डोनेशन टेंडेंसी होती है, मोर डोनेशन टेंडेंसी होती है एज कम्पेयर टू योर ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव स्पीसीज है, और ये नाइट्रोजन भैया लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसका डोनेशन टेंडेंसी ज़्यादा होगा, तो ये ईजिली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेशन करेगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो रिंग में वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑर्डर अगर इन चारों की बात करो तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी का सबसे ज़्यादा होगा, देन सी का होगा, देन बी का होगा, देन ए का होगा। ये भी आप ध्यान में रखना। ठीक है ना जी, तो ये सारा हो गया भैया, तुमको ये पता होना चाहिए कि कैसे इलेक्ट्रॉन किस में ज़्यादा हो रहा है, किस में कम हो रहा है। ठीक है, यहाँ से आप इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल सेंटर के बारे में पता कर सकते हो, मतलब कौन अमीर है कौन गरीब है, कहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कौन इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, किस सेंटर से इलेक्ट्रॉन देगा, किस सेंटर पे इलेक्ट्रॉन आके, और किस सेंटर पे आके करीब जुड़ेगा, ये सब आप इन सारे कंसेप्ट से आप पता कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं भैया कि सर बात तो ठीक है, कभी कभी एग्जाम में तुमसे स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे हमने फिनॉल के कुछ फिनॉल के हम लोगों ने स्ट्रक्चर जो बनाए थे यहाँ पे, या आगे देखो फिनॉल की बात करते हैं, ये जो मैंने पहला हम लोग लिया था। ठीक है, सो ये मैं हटा देता हूँ, कुछ यहाँ पे जो कुछ गंदगी किया है हमने उसको मैं हटा ही देता हूँ भाई साहब, ताकि आपको थोड़ा अच्छे समझ में। ठीक है जी,
अब पूछ लिया भैया बताओ, चलो ए बी सी डी है, 6 तरीके से दिख रहा है ये, ठीक है। अब इसमें से कौन ज़्यादा स्टेबल है, हु इज मोर स्टेबल अमॉन्ग दिस 5 स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं आपको, ठीक है। तो आप देखिए, तो इसके लिए एक तरीका होता है, उस तरीके को बोलते हैं हम लोग OLS मेथड। क्या बोलते हैं भैया, OLS मेथड। OLS मेथड किसके लिए होता है, टू डिटरमाइन विच resonating structure is most stable। और इसके लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं, हम लोग OLS मेथड। मेथड को क्या बोलते हैं, OLS मेथड, ठीक है। अब OLS मेथड में देखो, O क्या दिखाता है, O का मतलब होता है ऑक्टेट। O का मतलब क्या होता है, ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आप किसको दोगे, और सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कौन होगा, जिसका ऑक्टेट क्या होगा, कंप्लीट होगा, कंप्लीट ऑक्टेट। उसके बाद आपका आएगा भैया इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जिसका ऑक्टेट क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा। और भी कंप्लीट ऑक्टेट में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दोगे आप, जो होगा तुम्हारा न्यूट्रल स्पीसीज, और उसके बाद आएगा तुम्हारा चार्ज स्पीसीज, ठीक है ना, ये ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। दूसरा है एल, दूसरा क्या है तुम्हारा एल। एल का मतलब होता है लोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। लोकलाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब हो गया कि जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज वो हमेशा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना चाहिए, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज पे होना चाहिए, एटम पे होना चाहिए। एंड पॉजिटिव चार्ज किस पे होना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम स्पीसीज एटम पे होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है, सो वो स्ट्रक्चर भी क्या होता है, स्टेबल में कंसिडर किया जाता है। एल यहाँ पे होता है भैया सेपरेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का सेपरेशन, चार्ज। अगर अपोजिट चार्ज क्लोज रहेगा तो मतलब ये कॉन्जुगेशन में रहेगा, और कॉन्जुगेशन में रहेगा तो ये मोर स्टेबल होगा। और अगर सेम चार्ज अवे रहेगा तो ये भी क्या होगा, या मोर स्टेबल रहेगा। क्या रहने वाला है, मोर स्टेबल, ठीक है। तो अभी हम लोग ये जो OLS मेथड है, हम इसमें अप्लाई करके देखते हैं। एक बार OLS मेथड देख लो। OLS में वो क्या दिखाता है, तुम्हारा ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, और जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा सबसे ज़्यादा उसको प्रायोरिटी दोगे, उसके बाद इनकम्प्लीट वाले को। और ऑक्टेट कंप्लीट वाले में भी 2 कैटेगरी आ जाता है, एक न्यूट्रल और एक चार्ज। तो न्यूट्रल वाले को पहली प्रायोरिटी दोगे, देन यूर चार्ज वाला, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है तुम्हारा, नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा तुम्हारा लोकलाइजेशन ऑफ चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव तो स्टेबल होगा, पॉजिटिव चार्ज लेस पे होना चाहिए तो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। लास्ट इज सेपरेशन ऑफ चार्ज। अगर अपोजिट चार्ज नजदीक है तो भैया वहाँ पे कॉन्जुगेशन हो, कॉन्जुगेशन होगा तो मोर स्टेबल हो जाएगा, बिकॉज रेजोनेंस वहाँ पे। और सेम चार्ज दूर होना चाहिए। अगर ये तीनों इफेक्ट्स और तीनों स्टेप्स फॉलो कर रहा है कोई भी मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, और कोई भी स्ट्रक्चर्स, तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारे स्टेबल में कंसिडर करेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग बात करते हैं फिनोल की, इस वाली मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टेबिलिटी की। तो सबसे पहला वो क्या बोलता है, ऑक्टेट। ऑक्टेट में भी कौन सा, जिसका जो न्यूट्रल है उसे चार्ज वाले को देंगे। तो देखो अब ऑक्टेट यहाँ पे कौन से दिख रहे हैं आपको, ध्यान से देखो आप लोग। ऑक्टेट सिर्फ देखो, अगर देखो यहाँ पे ना, ऑक्टेट इसका कंप्लीट है और इसका कंप्लीट, और दोनों न्यूट्रल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहला जो प्रायोरिटी ऑर्डर होगा वो ए का होगा, और इक्वल होगा भैया, इक्वल होगा तुम्हारा ई से, ठीक है। इक्वल होगा तुम्हारा ई से, हाँ जी। ये तो तुम्हारा ऑर्डर आ गया भैया इसका। अब देखो सेकंड वाला देखेंगे, बिकॉज अब यहाँ से हमको ऑक्टेट से नहीं पता चलेगा, बिकॉज बाकी जगह पे देखोगे तो बाकी जगह ऑक्टेट कंप्लीट ही है। अगर देखोगे यहाँ पे तो वो देखो, ये ऑक्सीजन सेंटर है, ठीक है। सेकंड वाली बात, सेकंड थर्ड फोर्थ की बात करें, ऑक्सीजन सेंटर पे कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं। ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए भैया, 3 बॉन्ड बना के रखे, एक H, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ऑक्टेट से हम लोग यहाँ पे नहीं बता सकते, बिकॉज यहाँ पे हर जगह ऑक्टेट आर कंप्लीटेड।
नाउ सेकंड है तुम्हारा एल मेथड। क्या हो गया? एल मतलब लोकलाइजेशन ऑफ चार्ज। तो देखो अब अपोजिट चार्ज नज़दीक किधर किधर है, बी में है और डी में है। अरे ये सोन किधर किधर है भाई साहब? तुम्हारे बी में है एंड डी में है, ठीक है। तो सेकंड जो यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा वो बी होगा, और बी किसके इक्वल होगा भाई? तुम्हारा डी के होगा, ठीक है। हाँ जी। अब सी क्यों नहीं हुआ? बिकॉज सी में जो अपोजिट चार्ज है बहुत दूर पे, ठीक है ना। तो लास्ट में तुम्हारा आ जाएगा सी। तो ये तुम्हारा हो जाएगा भैया स्टेबिलिटी ऑर्डर। क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी, ठीक है। ये तुम्हारा स्टेबिलिटी ऑर्डर आ गया, ठीक है। दूसरे अगर मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो हम लोग दूसरे मॉलिक्यूल में लेते हैं भैया अपना बी वाला आता है अपना एनिलीन। बिकॉज आप लोग ना ऑर्गेनिक में ये दो के रिएक्शंस ज़्यादा देखने वाले हो, खासकर जेई वाले बच्चे जो होते हैं ना, एनिलीन एंड फिनॉल के जो रिएक्शंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उस पर अटैक करने आना चाहिए आपको। अगर वो नहीं आता तो आपको भैया कुछ नहीं आता, ये समझ के चलो, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक में से ये आते हैं। और केमिस्ट्री की बात करो, आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा ना एग्जामिनर, एग्जामिनर बहुत बेकार होता है भाई, सच्चाई बता रहा हूँ। नहीं बनाया मैंने एनिलीन का, तो एनिलीन का मैं ड्रॉ करता हूँ खुद ही, ठीक है। एनिलीन का मैं खुद ही ड्रॉ करता हूँ। देखो आप एनिलीन कुछ कैसा होता है, तुम्हारे NH2 हो गया, इधर पे इसके लोन पेयर होगा, ये स्ट्रक्चर हो गया। तो यहाँ पे तुम्हारा बी आ जाएगा भैया, ठीक है। बी हो गया, कैसे होगा? ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, अच्छे से ये स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए। पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गया भैया। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यह नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा भैया। ये बी हो गया। देन ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, यहाँ के इलेक्ट्रॉन बाहर, ये आ गया तुम्हारा सी, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अंदर है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर, डी, ये अंदर आया, ये फिर से पहले से बन गया भाई, NH2 हो गया, ये E हो गया। अब देखो यहाँ पे स्टेबल कौन है? सबसे पहले आप न्यूट्रल देखो, तो न्यूट्रल में A और E दिख रहा है, तो A और E जो है वो इक्वल स्टेबल हो गया ऑलमोस्ट। देन आपका कौन हो जाएगा भाई? देन देखोगे आप कि चार सेपरेशन सबसे ज़्यादा कम किधर है, तो B और D में चार सेपरेशन कम है, तो B है और B D ऑलमोस्ट इक्वल है स्टेबिलिटी में। लास्ट में तुम्हारा C आ जाएगा, बिकॉज C में चार सेपरेशन बहुत दूरी पे, यहाँ पे इस वाले इधर पे पॉजिटिव नेगेटिव और इधर पे पॉजिटिव है, ठीक है। इधर पॉजिटिव इधर पे नेगेटिव, तो चार सेपरेशन काफ़ी ज़्यादा दूरी है। तो ये चार जो सेपरेशन है काफ़ी ज़्यादा दूरी पे है। तो इसके लिए तुम्हारा ये इसका ऑर्डर हो जाएगा, A इक्वल होंगे एनर्जी में और स्टेबिलिटी में, और B और D से कम होंगे और C सबसे कम होगा, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ये आ जाएगा कुछ। तो यहाँ से आप स्टेबिलिटी ऑर्डर निकाल सकते हो, ठीक है ना, किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखना है थोड़ा, ठीक। हाँ जी। अब यहाँ पे और एग्जांपल लेता हूँ मैं, कुछ एग्जांपल और मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। थोड़ा लेंथी टॉपिक है रेजोनेंस, इट विल टेक अराउंड 1.5 आवर्स और 2 आवर्स, बट ये जो लेक्चर है इसमें आपको पूरा जेई का सब पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ उसको ध्यान से पढ़ो, ध्यान से नोट डाउन करो हर चीज़ों को, ठीक है। सो यहाँ पे नेक्स्ट आ गया आपका ये सेंटर आ गया, ठीक है। अब बताओ ये दोनों में से ए और बी एक दूसरे का रेजोनेटिंग हाइब्रिड है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, हाइब्रिड नहीं बोलना चाहिए, स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आएगा ना तो तुम्हारा ये स्ट्रक्चर बनेगा। अब पूछा गया कौन ज़्यादा स्टेबल है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो जब देखोगे ना तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाया और उसके बाद पॉजिटिव चार्ज है ना। यहाँ पे ऑक्टेट जो है ना इसका कंप्लीट है,
और ये वाले सेंटर का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है भाई। ये वाले सेंटर का ऑक्सीजन के बाद 8 इलेक्ट्रॉन है कि भैया 2 लोन पेयर होते हैं, तो एक तो लोन पेयर भैया हो गया बॉन्ड फॉर्मेशन में, एक बच्चा है इसके पास, तो 2 लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऑक्टेट तो कंप्लीट है। ये वाले सेंटर का भी ऑक्टेट कंप्लीट है भाई। कैसे कंप्लीट है, 2 4 6 8, तो यहाँ पे 2, ये ऑक्टेट क्या यहाँ पे कंप्लीट है, तो यहाँ पे कंप्लीट ऑक्टेट है भाई। दूसरा कंडीशन है कि भैया जो इलेक्ट्रॉन चार्ज है ना वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव होना चाहिए, बना पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहला कंडीशन, यही सबसे मेन चीज़ है, इसलिए एग्जांपल ले रहा हूँ। आपको जब भी OLS मेथड लगाना है तो सबसे पहले O लगाओगे, देन N लगाओगे, देन S लगाओगे, हमेशा याद रखना। आप कोई भी नहीं अप्लाई कर सकते, सबसे पहले O लगाओगे, देन N लगाओगे, देन S लगाओगे, एक सीक्वेंस में लगाओगे। और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सीक्वेंस यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर आ जाएगी ना, यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगी, ये वाला सेंटर देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऑक्टेट कंप्लीट है, बट ये वाला सेंटर के ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो सबसे पहले क्या आता है, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ऑक्टेट ही इनकम्प्लीट है। तो इसलिए यहाँ पे जब स्टेबिलिटी की बात करोगे तो स्टेबिलिटी ऑर्डर आ जाएगी भाई ए देन बी। कहाँ से आ रहा है, OLS मेथड से। तो तुम्हारा वही OLS मेथड का एक बहुत अच्छा एडवांटेज है, ठीक है ना। ये कोई टेक्स्ट बुक का तरीका नहीं है, ठीक है। ये हमको जब MSc का मतलब MSc में जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे गेटेड की, तो उस समय हमको हमारे टीचर्स ने पढ़ाया था, ठीक है ना। हाँ जी, ये हमारे टीचर्स की दी हुई चीज़ है, ठीक है, ऑर्गेनिक है। सो हायर लेवल पे टीचर्स बहुत एडवांस होते हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ आपको देखने को मिलता है, जो कि आपके 12th लेवल पे आपको एक्सेप्शन बोला जाता है, बट हायर लेवल पे जाओगे तो वो सारी चीज़ एकदम अच्छे समझाया जाता है। यस देयर आर सम थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें जो एक्सेप्शंस होती है, ठीक है, बट हायर लेवल पे आप जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ ऑटोमेटिक समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हर एक के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर होता है, ठीक है। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं भैया, वो अब केमिस्ट्री में कुछ तो चीज़ें रहेंगी एक्सेप्शन जो अलग तरीके से बिहेव कर रही है, तो उसमें कुछ बोल नहीं सकते भाई, ठीक है। सो ये सारा हो गया। अब हमको एक चीज़ और आता है, हम लोग थोड़ा पीरियड के बारे में बात करते हैं, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी हमने पीरियड के बारे में बात किया था अपने कौन सी स्लाइड में, पहले या दूसरी स्लाइड में बताता हूँ मैं आपको। हाँ जी, कहाँ पे गया अपना पीरियड, था क्या, पीरियड नहीं था ना, पीरियड समझाया था। हाँ ये देखो भाई, यहाँ मैंने बताया था ना कि जो लोन पेयर्स के पास है नाइट्रोजन कॉन्जुगेशन पार्टिसिपेट करते नहीं करते। अब देखो उसका मैं यहाँ पे प्रूफ दिखाता हूँ आपको, ध्यान से देखो आप लोग, ठीक है। थोड़ा स्लाइड में ऐड कर लूँ, बिकॉज आगे चल के हमको स्लाइड की जरूरत पड़ने वाली है। साथ में जुड़े रहो भाई, 2 महीना आपकी पूरे ऑर्गेनिक, जिसने ऑर्गेनिक अच्छे से नहीं पढ़ा है एटलीस्ट आप क्वेश्चन करने लायक हो जाओगे, ठीक है। ये नहीं बोलता हूँ, ये तो कोई भी नहीं बोल सकता भाई कि आप पूरा पेपर अटेंड करके आओगे, ऑर्गेनिक खाने की बात नहीं है, ठीक है। बट ये चीज़ है कि आप कॉन्फिडेंट होकर जाओगे एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंट होकर जाना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर कोई इंसान ये बोले कि मुझे एग्ज़ाम में जाऊँगा मुझे क्वेश्चन आएगा करने, या तो वो बंदा पहले पेपर देख के आए, ठीक है, या तो भाई वो बंदे ने ना मतलब क्या ही बोलो उसको, उसने बहुत हाई लेवल की पढ़ाई कर रखी है, ठीक है। तो कभी भी ऐसा नहीं जाना है, ज़्यादा उसमें नहीं जाना होता एग्ज़ाम में कि भैया मैं करके आऊँगा, अपने कभी कभी थोड़ा बच के भी चलना होता है, ठीक है। अब देखो ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर मैंने बोला कॉन्जुगेशन पार्टिसिपेट नहीं करेगी, ठीक है ना, ये हमेशा। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे देखो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पहले इधर आते हैं, ठीक है। अब इधर आने के बाद नाइट्रोजन सेंटर पहले देखो इलेक्ट्रॉन था, अब इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाता है, और यहाँ पे तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये बी स्ट्रक्चर हो गया, सेकेंड स्ट्रक्चर की बात करता हूँ। देन यहाँ से इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तुम्हारा स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ध्यान से देखो भाई। देन आपका ये इधर से आएगा, ये हो गया तुम्हारा थर्ड, ये हो गया तुम्हारा फोर्थ,
और यहाँ पे लास्ट आएगा तुम्हारा भैया, तो वो लास्ट कैसे आएगा, लास्ट वाला ये जो इधर आया फिर से इनिशियल जैसे बन जाएगा, ठीक है, इनिशियल जैसे बन जाएगा, तो पहले था, ठीक है। तो ये हो गया फिफ्थ, क्या हो गया ये फिफ्थ। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा पीरियड शो करता है, क्योंकि मैंने पहले बताया कॉन्जुगेशन पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। हाँ जी, बिकॉज आपको मैंने बताया रेजोनेंस में वही लोकलाइज्ड अनायन होगा, जो डी लोकलाइज अनायन होगा, जो कार्बन sp3 सेंटर्ड पे, sp3 सेंटर्ड पे होने वाला है, ठीक है। अगर sp2 पे हो गया तो फिर नहीं होने वाला, ये याद रखना है आपको, ठीक है ना, ये बात ध्यान में रखो आप लोग, ठीक। सो यहाँ पे जब स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करोगे, स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसकी आएगी, सोचो, वो इज द मोस्ट स्टेबल। सबसे पहले न्यूट्रल की बात करो, न्यूट्रल सबसे फर्स्ट आ जाएगा, देन यूर फर्स्ट आएगा। उसके बाद अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करोगे तो ओलिस मेथड में सबसे पहले आप क्या देखोगे, ऑक्टेट। तो ऑक्टेट भैया फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ पे देखोगे पहला न्यूट्रल को दोगे प्रायोरिटी एंड देन यूर फिफ्थ, बिकॉज दे आर न्यूट्रल। उसका क्लोज चार्ज देखो, चार्ज क्लोज किधर है, सेकेंड में है एंड फोर्थ में, तो देन आएगा तुम्हारा सेकेंड। और यहाँ पे चार्ज सेपरेशन बहुत ज़्यादा, तो लास्ट में तुम्हारा थर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा ऑर्डर हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे तुम्हारा रेजोनेंस के बारे में थोड़ा कहानी ख़त्म हो जाता है भाई, थोड़ी सी जो कहानी है रेजोनेंस की तो ख़त्म हो गई, ठीक है। अब थोड़े और हम लोग एडवांस क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, बिकॉज हम जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमको थोड़ा एडवांस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू एडवांस टॉपिक। अभी लिखो एडवांस टॉपिक, ठीक है। हाँ, अब एडवांस टॉपिक में एक 3 रिंग वाला सिस्टम ले लेता हूँ मैं, ठीक है। क्या रहता है, 3 रिंग वाला सिस्टम है, ठीक। तुम्हारा पहला हो गया, ठीक। अब मैं इसके कुछ स्ट्रक्चर्स बनाता हूँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाता हूँ इस सिस्टम के, ठीक है। सबसे पहले इसके मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाऊँ, तो एक रेजोनेटिंग ये हो गया, दूसरा मैं बनाता हूँ, ठीक है। दूसरा एक ये सिस्टम हो गया तुम्हारा, दूसरा हो गया, लास्ट से ये सिस्टम हो जाता है, ठीक है। तीन सिस्टम है, इसको बोलते हैं ए बी एंड सी, ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि बताओ भैया कौन ज़्यादा स्टेबल है, वो इज मोस्ट स्टेबल अमॉन्ग दिस, ठीक है। तो ये बात करोगे तो ये तो एरोमेटिक है, ठीक है ना, ये एरोमेटिक है, ठीक है ना, हाँ जी। यहाँ की बात करोगे तो यहाँ पे कौन कौन एरोमेटिक है, यहाँ पे ध्यान से देखो, एक ये वाला रिंग में एरोमेटिक है और एक ये वाला रिंग एरोमेटिक है, तो यहाँ पे 2 रिंग एरोमेटिक है। यहाँ पे ये वाला रिंग एरोमेटिक है, ये कॉन्जुगेशन में, लेकिन एरोमेटिक में देखो कॉन्जुगेशन में है भाई, बट ये वाला रिंग देखोगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ये वाला रिंग भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे बात करो ये भी कौन सा 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी तुम्हारा 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे बात करोगे तो ये तुम्हारा कौन सा हो गया भैया 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये भी एरोमेटिक और ये भी इलेक्ट्रॉन, और ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। कितने देखो 1 2 2 पाई बॉन्ड है, तो मतलब 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। सो अब स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करो, स्टेबिलिटी कौन होगा सबसे ज़्यादा, अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करोगे, इसका एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, बट यहाँ पे देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करोगे आप लोग, और स्ट्रक्चर होते हैं इसके, ठीक है, हाँ जी। स्टेबिलिटी ऑर्डर इसका सेम यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे फोर्थ भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ, तो फोर्थ कैसा हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे ये भी एरोमेटिक और ये भी एरोमेटिक है, तो ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करोगे ना यहाँ पे, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर की सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी,
सबसे तो ज़्यादा एरोमेटिक शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा एरोमेटिक शो करने वाले कौन कौन है भाई यहाँ पे? सबसे ज़्यादा एरोमेटिक कौन है यहाँ पे? सेकेंड वाला है, देन इज योर इक्वल टू, ऑलमोस्ट इक्वल टू होंगे, अगर पूरा नहीं ले हमेशा एग्जैक्ट इक्वल नहीं होते बट ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं यहाँ पे। देन आपका हो जाएगा थर्ड वाला, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? थर्ड वाला, बिकॉज ये क्या है तुम्हारा? एरोमेटिक एरोमेटिक है। अब यहाँ पे बात करोगे जो फोर्थ वाला स्ट्रक्चर है, फोर्थ वाला स्ट्रक्चर्स भी तुम्हारा ये ऑलमोस्ट इक्वल इन एनर्जी पे आ जाएगा, ठीक है। सबसे कम में होगा तुम्हारा कौन सा? फर्स्ट वाला, बिकॉज वहाँ पे सिर्फ एक ही रिंग एरोमेटिक है, तो ये तुम्हारा स्टेबिलिटी ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना भाई, ठीक है। समझे? क्या करना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये एडवांस टॉपिक में आ गया भाई, एक ही क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब दूसरा एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ यहाँ पे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि अभी आप कोई भी ग्रुप कर सकते हो, सच्चाई बोलो तो आप कुछ भी अभी इसमें कर सकते हो, ठीक है। चलो मैं बता ही देता हूँ आपको, केस ले लेता हूँ आपको। तो सब आपको अभी मैंने रीजंस काफ़ी अच्छे से बता चुका हूँ ऑलमोस्ट। फिर मैं तुमको कुछ और टॉपिक से जो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बिकॉज जेई वाले कुछ ही पूछ सकते हैं भाई। और अभी का जो नीट का पेपर आया था काफ़ी अच्छा आया था, फिजिक्स का काफ़ी अच्छा लेवल निकाला था, केमिस्ट्री का भी निकाल सकता है, ठीक है। तो भैया ये कभी भी उम्मीद मत लेके जाओ कि भैया पेपर इजी आएगा। पेपर कभी भी इजी हार्ड का कुछ सोचो मत, जब तक पेपर क्वेश्चन पेपर हाथ में ना आ जाए, पेपर बाहर ना निकल जाओ, ठीक है, तब तक आप प्रेडिक्ट मत करो कि पेपर इजी हार्ड है, न्यूट्रल लेके चला करो। तो यहाँ पे मैं केसेस लेता हूँ, एक इम्पोर्टेंट केसेस है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट केसेस में देखो, एक तुम्हारा एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, यहाँ पे कोई भी एक्स ग्रुप ले लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जो कार्बोनिल का सेंटर होता है ना, तुमको पता है ये गरीब सेंटर होता है, आपको पता है ना, कार्बोनिल का सेंटर है, जो कार्बोनिल का सेंटर होता है ये डेल्टा पॉजिटिव रहता है, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव रहता है, ये गरीब सेंटर होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल ये। तो यहाँ पे क्या होगा, अब इलेक्ट्रोफाइल अपने तब गरीब अपने तब इलेक्ट्रॉन खींचे, बोले भाई मुझे दे दो, पैसा दे दो, ठीक है। अब इस केस में जो बेंजिंग रिंग है ना, ये तुम्हारी किसकी तरह करेगा, ये अमीर सेंटर हो जाता है, ये क्या हो जाता है, अमीर हो जाता है। और ये जो कार्बोनिल का ये वाला सेंटर है, ये तुम्हारा हो गया गरीब। तो अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएगा, सिस्टम से फंक्शनल ग्रुप की तरफ जाएगा, किधर जाएगा, सिस्टम से फंक्शनल ग्रुप की तरफ जाएगा, ठीक है ना। किधर जाएगा, सिस्टम से फंक्शनल ग्रुप की तरफ जाएगा। और जब भी सिस्टम से फंक्शनल ग्रुप की तरफ जाता है तो सिस्टम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, अमीर से गरीब की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा। सो यहाँ से अमीर तुम्हारा जो सिस्टम है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। हाँ, अब क्वेश्चन रह जाता है ये एक्स क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पे एक्स याद रखना, एक्स तुम्हारा हाइड्रोजन होगा सकता है, एक्स तुम्हारा अल्काइल हो सकता है, एक्स तुम्हारा ईस्टर वाला ग्रुप हो सकता है, ठीक है, हाँ जी। एक्स तुम्हारे यहाँ पे एसिड हो सकता है और एक्स तुम्हारा अमाइड हो सकता है, ठीक है। ये कुछ अगर ये सब्स्टिट्यूएंट वहाँ पे लगे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो रिंग है ना, रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। रिंग की क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा यहाँ पे, इस केस में हमेशा इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऊपर की तरफ रहेगा, मतलब डायपोल मोमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। और यहाँ से देखोगे तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ जाएगा, इस पोजीशन पे आएगा, इस पोजीशन पे आएगा और इस पोजीशन पे आएगा, ठीक है ना। ये बात आप लोग ध्यान में रखना है। अब ये आता कैसे है, तो इसका भी रेजोनेटिव हाइब्रिड आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। तो अब मैं ड्रॉ करके देता हूँ, जहाँ पे मैंने कंक्लूजन लिखवाया है इसको ध्यान से याद रखना, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स का ड्रॉ करता हूँ, देखो
ये ए है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, इधर चले गया भैया, पहला स्ट्रक्चर बनेगा तुम्हारा, ठीक है, ये पॉजिटिव, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, ठीक है, बी बन गया, ये पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, सी। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आया, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये इधर आया, इधर आया, अगेन पहले से आ जाएगा, ठीक है। ये डी हो जाएगा तुम्हारा, ई क्या हो गया तुम्हारा, ई हो गया, ठीक है। हाँ जी। तो देखो अब कहाँ कहाँ तुम्हारा, अगर इसके रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करूँगा तो कहाँ कहाँ तुम्हारे पॉजिटिव चार्ज आ रहे, तो अगर इसके मैं रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करता हूँ तो कहाँ कहाँ आ रहे हैं, एक तुम्हारा इस पे आ रहा है, ऑर्थो पे आ रहा है, और एक तुम्हारा पैरा पे आ रहा है। मेटा पे आ रहा है क्या, नहीं। तो यहाँ से क्या पता चलता है, अब अगर यहाँ पे अटैक कराना है इस रिंग में, ओवरऑल तुम्हारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। रिंग में क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है भैया, डेफिशिएंसी जनरेट हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर यहाँ पे तुमको न्यूक्लियोफाइल दे दिया और इलेक्ट्रोफाइल दे दिया, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक किस पे होगा, इधर पे होगा या इस पे होगा। अमीर कौन है, कौन अमीर, जो अमीर, अभी देखो यहाँ पे तो गरीब हो गया, ये हो गया अमीर भाई, पहले ये गरीब था, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ, तो यहाँ पे अटैक थोड़ा, जो कहानी है थोड़ी चेंज हो जाएगी भाई साहब, ठीक है। तो इस केस में कहानी भी है, ये किसकी तरह करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल इधर इस बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा, ठीक है। तो बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, समझे। तो कुछ केसेस थे तो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, जैसे बेंजीन रिंग पे तुम्हारा एक और केसेस में ले लेता हूँ, थोड़ा मतलब केसेस में आपको बता देगा सारे, बिकॉज ये टॉपिक थोड़ा बड़ा जाएगा। बेंजीन में तुम्हारा NO2 ग्रुप भी आ गया ना, तो ये भी ग्रुप क्या करता है, -R इफेक्ट शो करता है, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या करेगा, ऊपर की तरफ फेंकेगा, जिससे यहाँ पे जो रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे अगर साइनाइड आ जाएगा, ठीक है, सो ये भी -R इफेक्ट शो करता है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, रिंग की डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है जी। सो ये सारी चीज़ थी जो आपको क्या करना है भैया, ध्यान में रखना है। अब इसी के बेसिस में क्वेश्चंस लेता हूँ मैं, एक मिसलेनियस क्वेश्चन लेता हूँ, जितने भी टॉपिक हमने देखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, अरेंज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे लेता हूँ मैं एनिलीन ले लेता हूँ, देन योर इज फिनॉल, देन आपका आ जाएगा भैया टोल्यून, उसके बाद आपका नॉर्मल बेंजीन रिंग आ जाएगा, उसके बाद आपको आ जाएगा भैया कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ले सकते हो आप लोग, और फिर जैसे सोइस यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, जिसमें मैं लेता हूँ NO2 ले लेता हूँ, ठीक है। अब बोला बताओ रिंग में डेंसिटी कौन ज़्यादा फेंकेगा, तो देखो भाई नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसकी डोनेशन पावर ज़्यादा होती है, मतलब नाइट्रोजन का +R इफेक्ट ज़्यादा ऑर्डर एज कम्पेयर टू योर OH। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी A वाले में रहेगी, देन ऑक्सीजन का ये वाला
इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फेंकेगा, लेकिन एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, बिकॉज ये ऑक्सीजन तुम्हारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मोर इलेक्ट्रो वाले इलेक्ट्रॉन देने का काम नहीं, इलेक्ट्रॉन का काम करता है। बट यहाँ पे जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेशन के कारण तो यहाँ पे दूसरा स्टेबल आ जाएगा बाई बी। ठीक है, थर्ड आ जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी प्लस आर दिखा रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी तुम्हारा क्या दिखा रहा है, प्लस आर दिखा रहा है। थर्ड में तुम्हारा हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, अभी कौन शो करेगा, तुम्हारा CH3 ग्रुप वाला। ठीक है, तो उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा C, उसके बाद नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं शो करता है, तो यहाँ पे आ जाएगा D। ठीक है, ये और सबसे लास्ट में आ जाएगा भैया जो NO है, ये -R इफेक्ट शो करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे कम हो जाएगी रिंग में, सबसे ज़्यादा आ जाएगा लास्ट में आएगा। तो इसका ऑर्डर आ गया भैया। ठीक है, ये बात भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान रखोगे। ठीक है, अब कुछ और पॉइंट है जो मैं बता देता हूँ आपको रेजोनेंस के बारे में। ठीक है, जैसे अगर जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन होगा, फर्स्ट थिंग, ठीक है, पहला पॉइंट है मोर कॉन्जुगेशन, जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन होगा उतना ज़्यादा कंपाउंड स्टेबल होगा, मोर स्टेबल। ठीक है, हाँ जी, जैसे एग्जांपल की बात करते हो कि ए है, अब इन दोनों में स्टेबिलिटी की बात करो ए और बी में, तो सबसे ज़्यादा इसमें क्या है, मोर कॉन्जुगेशन है, मोर कॉन्जुगेशन है, बिकॉज यहाँ पे ये इधर से यहाँ मतलब 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन के बीच में कॉन्जुगेशन है, तो ये लॉन्ग कॉन्जुगेशन है और ज़्यादा कॉन्जुगेशन, तो इसकी स्टेबिलिटी ऐसी हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी, आप इस तरीके दिखा सकते हो। ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले लो आप, ठीक, एनी एग्जांपल जहाँ पे कॉन्जुगेशन हो सकता है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ से यहाँ पे ये 3 कार्बन के बीच में कॉन्जुगेशन, और ये कितने भी, ये 6 कार्बन के बीच में कॉन्जुगेशन है, तो इसकी ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कुछ भी ऐसे एग्जांपल्स ले सकते हो। ओके, अब सेकंड आता है तुम्हारा क्रॉस कॉन्जुगेशन। सेकंड आता है तुम्हारा क्रॉस कॉन्जुगेशन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, ये तुम्हारा एक स्पीसीज है। ठीक है, अब इसमें कॉन्जुगेशन की बात करोगे, जैसे मैं यहाँ पे अगर इस स्पीसीज की बात कर रहा हूँ, तो इस स्पीसीज को अच्छे से बना देता है, वो इम्पोर्टेंट है, उस इस टाइप का स्पीसीज है। ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ पे मैं थोड़ा पेन थोड़ा चेंज करता हूँ, एक ये ले लेता हूँ। देखो, एक रिंग तुम्हारा ये है, ठीक है, दूसरा कलर ले लेता हूँ मैं, दूसरा कौन सा ले लेता हूँ, दूसरा रिंग तुम्हारा ये है। ठीक है ना, जी, अब आपको बताना है कि भैया जो ए और बी में है, ठीक है, तो कौन को ज़्यादा कॉन्जुगेशन दिखाएगा। जैसे ए है तुम्हारा, अगर यहाँ पे मैं फिर से ए और बी दो रिंग है, तो दो रिंग में देखोगे तो ये तो भैया यहाँ से कॉन्जुगेशन दिखा, यहाँ से कॉन्जुगेशन, ये यहाँ से, यहाँ से। ठीक है ना, तो ये दोनों कॉन्जुगेशन दिखाएगा आपको। ठीक है, लेकिन जब बात ऐसे करोगे आप, ये तो तुम्हारा ऐसे मैंने बता दिया, थोड़ा लैग हो रहा है, टैप लैग हो रहा है थोड़ा सा। ठीक है, हम लोग